हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के अंदर जो सूचना का अधिकार, ठीक है, जन सूचना पोर्टल, जनसंपर्क पोर्टल और सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी की डिलीवरी, नागरिक चार्टर और जो सामाजिक लेखा परीक्षा, ये सभी टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, तो ये विधेयक संसद के अंदर पेश हुआ था 2004 के अंदर, संसद के द्वारा पारित हुआ 12 मई 2005 को, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली या अधिनियमित हुआ 15 जून 2005 को। ठीक है, अधिनियम परिवर्तित होने की तिथि क्या है? 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, तो ये सभी डेट आपको याद रखनी है। इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है? नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना, लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना। नेक्स्ट देखते हैं सुशासन का अभिप्राय या अर्थ क्या होता है। ये ऑप्शंस जो है एज इट इज आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सुशासन का अर्थ क्या होता है? पारदर्शिता, जिम्मेवारिता, जवाबदेहिता, भागीदारी, खुलेपन, कानून का शासन। ठीक है, तीन ऑप्शन आपको इनमें से मिलेंगे, एक कोई एक्स्ट्रा दे देगा। ठीक है, तो उसको टिक करना है, वो अर्थ में नहीं आता है। ठीक है, सूचना के अधिकार पर कानून बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर विधेयक पारित हुआ था 17 अप्रैल 1973 को, संपूर्ण राज्य में मई 1973 से लागू हो गया था। गोवा के अंदर ये 29 अक्टूबर 1973 को लागू हुआ था। ठीक है, अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। तो ये बाध्यताएं जो है इस अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 4 के अंदर उल्लिखित है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या क्या बाध्यताएं हो सकती है? देखिए आप, अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्यों, कर्तव्यों, अधिकारी कर्मचारियों की शक्तियां एवं कार्य, विनिश्चय प्रक्रिया, पर्यवेक्षक उत्तरदायित्व के माध्यम, कृत्य निर्वहन के मानदंड, नियम, विनियम, अनुदेशन, निर्देशिका, अभिलेख। ठीक है, उसके द्वारा धारित दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण, उसके द्वारा गठित बोर्डों, परिषदों, समितियों, अन्य निकायों का विवरण, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका, सभी योजना व उसके प्रस्तावित व्यय की रिपोर्ट की विशिष्टियां। ठीक है, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के ब्यौरे जो उसके पास उपलब्ध है या वो धारित करता है, लोक सूचना प्राधिकारियों के नाम, उनका पद सहित विवरण। ठीक है, और अन्य विशिष्टियां, उसके द्वारा विहित अन्य सूचनाएं। ये जो सभी सूचनाएं हैं, ठीक है, इन सूचनाओं को क्या करेगा? वो 120 दिन के भीतर प्रकाशन करेगा इनका। ठीक है, ये बात देता है 120 दिन के भीतर इनका प्रकाशन करेगा। ठीक है, और इन सभी सूचनाओं का, प्रकाशित सूचनाओं का प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष क्या करेगा? अद्यतन करेगा या इनको अपडेट करेगा। ठीक है, और सभी अभिलेखों की सूची बनाएगा यानी इंडेक्स बनाएगा, और सारे रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज करेगा। ठीक है, ये सभी कार्य हैं। ठीक है, ये जो भी हमने लिखे हैं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इनको भी 120 दिन के भीतर प्रकाशित करेगा। हर वर्ष प्रकाशित सूचनाओं को अपडेट करेगा और सूचनाओं का इंडेक्स बनाएगा और इनको कंप्यूटराइज करेगा। ठीक है, तो ये सभी लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अभिलेख या रिकॉर्ड का क्या अभिप्राय होता है। तो अध्याय, इस अधिनियम की धारा, अध्याय 2 की धारा आई के अंदर, ठीक है, इस अधिनियम की अध्याय 2, ठीक है, अध्याय 2 के अंदर ये उल्लिखित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या है? कोई दस्तावेज हो सकता है, पांडुलिपि, फाइल। ठीक है, अभिलेख या रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या शामिल है? कोई भी दस्तावेज हो सकता है, ठीक है, कोई भी पांडुलिपि हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है। ठीक है, तो ये अध्याय, सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया, अध्याय 1 है। ठीक है, अध्याय 1 की धारा 2 आई। ठीक है, अध्याय 1, अध्याय कौन सा है? 1, और उसकी धारा कौन सी है? धारा 2, और उसका पार्ट कौन सा है? आई। ठीक है, उसके अंदर अभिलेख और रिकॉर्ड का अभिप्राय दिया हुआ है। कोई भी दस्तावेज हो सकता है, पांडुलिपि हो सकती है, फाइल हो सकती है। ठीक है, किसी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच या स्कैन कॉपी हो सकती है। माइक्रोफिल्म में उपविष्ट प्रतिबिंबों का पुनरुत्पादन, कंप्यूटर व अन्य तरीके से उत्पादित सामग्री, ये अभिलेख और रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार क्या है? ये अध्याय 1 की धारा 2J के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि सूचना का अधिकार में वो सभी शामिल हैं जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत या इसके अधीन वे सभी सूचनाएं जो किसी लोक प्राधिकारी के पास है या उसके नियंत्रण में है, वे सभी सूचनाएं इसमें शामिल है। ठीक है, कौन कौन सी इसमें क्या क्या सम्मिलित है? कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण सम्मिलित है, दस्तावेजों, अभिलेखों के नोट्स, एक्सट्रैक्ट, प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, ठीक है, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, ऐसी सभी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं जो डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप, वीडियो कैसेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड, प्रिंट आउट की फॉर्म में किसी कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है। तो ये सभी सूचनाएं हम सूचना के अधिकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उल्लेख किसमें? इनका अध्याय 1 की धारा 2J के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग का उल्लेख किसके अंदर है? इस अधिनियम की धारा, इस अधिनियम के अध्याय 4 की धारा 15, 16 और 17 के अंदर राज्य सूचना आयोग का उल्लेख है। ठीक है, धारा 15 क्या कहती है? राज्य सूचना आयोग के गठन से संबंधित है। धारा 16 के अंदर राज्य सूचना आयुक्त, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं इसको? CIC। ठीक है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, CIC या राज्य सूचना आयुक्त, इंग्लिश में बोलते हैं इसको IC। ठीक है, की पदावधि और सेवा शर्तें। धारा 17 के अंदर इनको पद से हटाना, किस किसको? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को और राज्य सूचना आयुक्त। ठीक है, इनको। धारा 4(1)B के अंदर क्या है? सरकारी विभागों को कुछ सूचनाएं जो है स्व प्रेरणा से प्रकाशित करनी होती है। इसका उल्लेख किसके अंदर है? धारा 4(1)B में। ठीक है, और
धारा 19(7) के अंदर क्या है कि राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश जो है वो क्या होगा, बाध्यकारी होगा। ये एग्जाम के अंदर एज इट इज जो है पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी आपको मेन रूप से इसके अंदर याद रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है लास्ट इसके अंदर, धारा 8(1). इसके अंदर क्या है, कुछ सूचनाओं को प्रकट करने के लिए बाध्यता नहीं है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी कोई सूचना मांगेगी वो दे दी जाएंगी। तो क्या क्या सूचना नहीं दी जाएंगी वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, धारा 8(1) के अंदर लिखित है, ठीक है। ये एज इट इज जो है वहां से उठाया गया है, जो इसका मूल जो है सूचना का अधिकार 2005 से, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। क्या क्या सूचना? सूचना जिसके प्रकट होने से भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो, तो ये सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है, जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है, वो सूचना नहीं दी जाएगी। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होता है, ये सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। सूचना जिसमें वाणिज्य, विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचनाओं के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है, ठीक है। और किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, ये ऑप्शन में जो है डाला जाता है क्योंकि ये छोटा पॉइंट है, तो ये आप सभी पढ़ सकते हो। ये एज इट इज आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिलते हैं, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको देख सकते हो, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 13 सितंबर 2019, ठीक है। मेनली आपकी जो ईयर है वही पूछा जाता है, 2019 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। घोषणा किसने की थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कौन से विभाग के अंदर आता है? प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार के अंदर। उद्देश्य क्या है? सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना, ठीक है। और ये जानकारी आरटीआई अधिनियम यानी जो आपके सूचना का अधिकार है 2005, उसकी धारा 4(2) के तहत प्रदान की जाती है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार पोर्टल पर वर्तमान के अंदर 115 विभागों की 331 योजनाओं की 690 बिंदुओं की जानकारी का रियल टाइम डाटा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। टोल फ्री नंबर है 1800 1806 127, इसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। योजना से संबंधित जानकारी ई मित्र प्लस मशीन और जनसूचना ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ई मित्र और जनसूचना ऐप के माध्यम से योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। और इस योजना के लिए जनसूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फ्री है बिल्कुल। जनसूचना पोर्टल से जानकारी प्राप्त करने के लिए SSO ID की आवश्यकता नहीं है, बस केवल ये ही आपको इसके बारे में याद रखनी है, जनसूचना पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट आपका है राजस्थान संपर्क पोर्टल। इसकी शुरुआत हुई थी 13 सितंबर 2019 को। विभाग कौन सा है? प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। उद्देश्य क्या है? लोगों की शिकायतों को दर्ज करने व उनके निवारण के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। बिना कार्यालय में उपस्थित हुए ऑनलाइन शिकायतें समस्याएं दर्ज की जा सकती है। पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतें दर्ज करने की सुविधा है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया 181 है, ठीक है। सिटीजन कॉल सेंटर पर फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की व इसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा है, ठीक है। और इसका ऐप कौन सा है? राजस्थान संपर्क ऐप। इस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। और इस ऐप के अंदर अगर आपने कोई शिकायत की तो आप देख सकते हो कि कौन से विभाग में आपने शिकायत की है, उसका विषय क्या है, विवरण व अन्य जानकारी, ये सभी इस ऐप के अंदर ऑनलाइन आपको दिख जाएंगी, ठीक है। यह परियोजना आमजन के प्रश्नों और चिंताओं को राज्य के संबंधित विभाग तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है। क्योंकि होता क्या है कि जो बड़े लोग हैं केवल वो ही जो है बड़े विभागों तक अपनी जो बात है उसको पहुंचा सकते हैं। अब कोई आम लोग है वो कैसे पहुंचाएगा? तो उसके लिए है ये, ठीक है। आम लोग भी अपनी जो बात है, अपनी जो प्रश्न है, अपनी जो चिंता है, वो संबंधित विभाग तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से राजस्थान सरकार सुशासन के सभी महत्वपूर्ण पहलू हासिल करना चाहती है। कौन कौन से पहलू? ये ऑप्शन के अंदर डाल सकता है, ठीक है। मजबूत वितरण प्रणाली, पारदर्शिता, संचार, शिकायत निवारण, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता, ये सभी पहलू हासिल करना चाहते हैं। अब इसके अंदर क्या किया गया है? देखिए, ऐड ऑन मॉड्यूल जैसे रियलिटी चेक मॉड्यूल, GIS इंटीग्रेशन, एडवांस डाटा एनालिसिस जैसे एप्लीकेशन को उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है। ASR यानी ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन है, ठीक है। कार्य क्षमता के साथ रियलिटी चेक मॉड्यूल को राजस्थान संपर्क पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। बस यही बातें आपको इसके बारे में, संपर्क पोर्टल के बारे में याद रखनी है। अब आपका आता है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। ये अधिनियम 2011-12 वर्ष के बजट घोषणा के तहत लाया गया, ठीक है। 21 सितंबर 2011 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली। 14 नवंबर 2011 को राजस्थान में लागू हुआ या प्रवर्त हुआ। प्रारंभ के अंदर 15 विभागों की 108 सेवाएं इसके अंदर शामिल की गई थी और वर्तमान के अंदर 27 विभागों की 287 सेवाएं इसके अंदर शामिल है। लोक सेवा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। 18 अगस्त 2010 को लागू हुआ था। लोक सेवा कानूनों के अंतर्गत वे सभी वैधानिक कानून शामिल हैं जो सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के समयबद्ध वितरण की गारंटी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही समयबद्ध तरीके से सेवाओं का वितरण नहीं होने पर सरकारी मुलाजिमों को दंडित करने के लिए तंत्र भी प्रदान करते हैं। इन कानूनों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही को बढ़ाना और भ्रष्टाचार की कमी करना, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया है, ठीक है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अधिनियम के उल्लंघन पर दंड देने का प्रावधान भी कर रखा है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो ये तो हम देख ही चुके। शुरुआत के अंदर 15 विभागों की 108 सेवाएं थी। बाद में 27 विभागों की 287 सेवाएं कर दी गई। बिजली, जलदाय, स्वास्थ्य, नगर निगम, पंचायती राज जैसी सेवाएं इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर प्रत्येक अनुसूचित विभाग क्या करेगा? एक कार्मिक की नियुक्ति करेगा जो अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों को लेने के लिए उत्तरदायी होगा।
अधिकृत कर्मचारी आवेदक को लिखित में क्या देगा, अभिस्वीकृति देगा तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने पर नियत समय सीमा का उल्लंघन भी करेगा। ठीक है, नियत समय सीमा का उल्लेख करेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है, जो पदाभिहित अधिकारी है अनिवार्य रूप से जनता की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर सेवाओं से संबंधित सभी सुसंगत जानकारी को प्रदर्शित करेगा। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई भी फीस आपको नहीं देनी होगी। ठीक है, प्रार्थी नियत समय सीमा की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर क्या करेगा, प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रथम अपील अधिकारी या तो संबंधित पदाभिहित अधिकारी को सेवा प्रदान करने का आदेश देगा या फिर अपील को नामंजूर कर देगा। ठीक है, अब प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कहां शिकायत करेगा, द्वितीय अपील अधिकारी को अपील करेगा। ठीक है, कब करेगा, 60 दिनों के भीतर, ऐसे निर्णय की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपील करेगा। तो ये एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है, अब शास्ति और दंड की बात आती है, तो जहां द्वितीय अपील अधिकारी की यह राय हो कि पदाभिहित अधिकारी वांछित सेवा प्रदान करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है, तो क्या करेगा, 500 से अधिक और 5,000 रुपए तक की शास्ति जो है वो अधिरोपित कर सकता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जहां द्वितीय अपील अधिकारी की ये राय है कि पदाभिहित अधिकारी ने वांछित सेवा प्रदान करने में पर्याप्त कारणों से विलंब किया है, तो 250 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और अधिकतम सीमा क्या है, 5,000 रुपये तक कर सकता है। और जहां द्वितीय अपील अधिकारी की ये राय हो कि प्रथम अपील अधिकारी नियत समय सीमा के भीतर अपील का विनिश्चय करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है, तो क्या करेगा, वो 500 से अधिक व 5,000 रुपये तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। ये आपको याद रखना है। इस राशि को द्वितीय अपील अधिकारी के आदेशानुसार प्रार्थी को प्रतिकर के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये कुछ इंपोर्टेंट अधिनियम है, क्या क्या है जो आप देख सकते हो कि एक के अंदर संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ परिभाषाएं। ठीक है, तो केवल इतना ही देख लीजिए आप। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट आपका नागरिक अधिकार पत्र यानी सिटीजन चार्टर, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। क्या होता है, नागरिक चार्टर एक दस्तावेज होता है जो शिकायत निवारण तंत्र सहित गुणवत्तापूर्ण उच्च मानक सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठनों या सेवा प्रदाताओं की सेवा प्रतिबद्धता को क्या करता है, रेखांकित करता है। ठीक है, नागरिक चार्टर क्या है, एक स्वैच्छिक और लिखित दस्तावेज है जो नागरिकों ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा किए गए प्रयासों को बताता है। इसमें क्या क्या शामिल है, नागरिक किसी भी शिकायत का निवारण कैसे कर सकते हैं, नागरिक सेवा प्रदाता से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। अवधारणा यह है कि किसी चार्टर सेवा प्रदाता और नागरिक उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास को बरकरार रखा जा सकता है। शुरुआत कहां से हुई थी इसकी शुरुआत 1991 में ब्रिटेन से हुई थी। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन, जॉन मेजर, उसने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसे सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। 1998 के अंदर यूके में इस अवधारणा का नाम बदलकर क्या कर दिया, सर्विसेज फर्स्ट कर दिया था। ठीक है, भारत के अंदर शुरुआत कब हुई, हमें तो ये याद रखना है। ठीक है, 1997 से भारत के अंदर शुरुआत हुई थी और इससे पहले 1991 में ब्रिटेन या यूके से। ठीक है, नागरिक चार्टर के सिद्धांतों की बात करें तो क्या क्या सिद्धांत है इसके, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेही और पारदर्शिता। ठीक है, सिटीजन चार्टर के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदान की गई विशेष सेवाओं का उल्लेख होता है। कार्यालयों की अवस्थिति तथा समय सारणी सेवाओं के साथ प्रदान होनी चाहिए। सेवाओं को प्रदान करने वाले अधिकारियों के पते व टेलीफोन नंबर होने चाहिए। सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित समय सीमा का निर्धारण, शिकायतों के निपटारे के लिए संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, ये क्या है, नागरिक केंद्रित सरकार होनी चाहिए। ठीक है, यानी सरकार मांग केंद्रित होनी चाहिए, ना कि आपूर्ति केंद्रित। ठीक है, नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान सरकार से नागरिकों की क्या क्या शिकायतें हैं कि भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, पहचान के लोगों को विशेष सुविधा दी जाती है, शिष्ट व्यवहार का अभाव है, कर्तव्य की उपेक्षा है, विलंब विभेद है, शिकायत सुनने की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है। सरकार से नागरिकों की अपेक्षाएं क्या है, वे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे सिटीजन चार्टर के मूल तत्व भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सिटीजन चार्टर से क्या क्या लाभ हो सकते हैं वे भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नागरिक चार्टर का महत्व क्या है, सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में जवाबदेही को बढ़ाना, सुशासन को बढ़ाना। ठीक है, सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना, ग्राहक उन्मुख वातावरण बनाना, कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने में मदद करना, पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ाना। तो ये सभी आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ से आते हैं सिटीजन चार्टर की प्रकृति। शुरुआत कहाँ से हुई थी भारत के अंदर, 1997 से। ठीक है, 1997 के अंदर क्या हुआ, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इसको अपनाया गया था। ठीक है, इसको लागू करने का दायित्व किसको है, कार्मिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को। ठीक है, भारत में सिटीजन चार्टर को वैधानिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैधानिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे वैधानिक स्वरूप देने के लिए 2011 में सिटीजन चार्टर और शिकायत निवारण विधेयक 2011 प्रस्तुत किया गया था, जो अभी पारित नहीं हुआ है। ठीक है, इसको 6 महीने की अवधि में जो है इसका निर्माण करना था और निर्माण नहीं करने पर अधिकारी को दंडित किया जाना था, लेकिन 2012 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 2014 में क्या हुआ, लोकसभा के भंग होने के कारण ये बिल रद्द हो गया। ठीक है, अब आते हैं आप द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा वर्णित सिटीजन चार्टर की समस्याएं। ये समस्याएं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अनुशंसा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लास्ट टॉपिक आपका सामाजिक अंकेक्षण। तो यहाँ से आप सामाजिक अंकेक्षण की डेफिनेशन देख सकते हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा
वास्तविक लाभार्थियों को संपूर्ण अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु समाज के प्रभावित पक्षों, सिविल सोसाइटी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों एवं आम नागरिकों द्वारा तथ्य परख निगरानी व्यवस्था को क्या बोला जाता है? सामाजिक अंकेक्षण। ये सारा डाटा जो है आपका ऑफिशियल साइट से लिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या है, मेन पॉइंट एक, इसके अंदर क्या क्या शामिल है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए और महात्मा गांधी नरेगा मनरेगा अधिनियम आदि में सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने के अनिवार्य प्रावधान है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 17(2) में ग्राम सभा द्वारा योजनांकन करवाए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो किन कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है वे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई है। ठीक है, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी एससेट। ठीक है, तो इसका गठन कब किया गया था? दिनांक 19/9/2019 को प्रकाशित हुई थी इसकी अधिसूचना। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी एससेट का गठन कब किया गया? तो ये आपकी 19/9/2019 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सारा जो है ऑफिशियल साइट का डाटा है, आप इसको एज इट इज पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब यहाँ से है संरचना की बात करें तो जो आपका मुख्य सचिव होता है राजस्थान सरकार का वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, और ये यहाँ से आप पदों का क्रम भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसका एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो एक इसकी डेफिनेशन याद कर लेना और इसके अंतर्गत क्या क्या किस किस कार्य का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेन रूप से आपका एक तो मनरेगा है, दूसरा सूचना अधिकरण एनएफएसए। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए है। ठीक है, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 17(2) के अंदर ग्राम सभा द्वारा योजनांकित करवाए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना। धन्यवाद।